प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महन सिंह, प्रधानाचार्य चौधरी शिवजोखन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जमाइन कुराम प्रयागराज, आप लोगों को हिंदी साहित्य के विकास में अनेक विधाओं के अंतर्गत जो प्रमुख विधा में उपन्यास एक विधा है जिसने हिंदी साहित्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके संदर्भ में हम आज आप लोगों के साथ मिल करके अध्ययन करेंगे, कुछ समझेंगे नई बातें। आइए हम लोग देखते हैं। उपन्यास आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वप्रिय एवं सशक्त विधा है। सर्वप्रिय विधा है। इसमें जीवन की बहुमुखी विशिष्टताओं को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता होती है। हम लिख करके आपको नोट्स देखिए दे देते हैं ताकि आप लोग इसको भली भांति अध्ययन करके अच्छे से तैयार करें। एक बार, दो बार, तीन बार इसको सुनेंगे तो आप लोगों को जानकारियाँ हो जाएंगी। इसमें जीवन की बहुमुखी विशिष्टताओं को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता होती है। किसमें? उपन्यास में। उपन्यास में जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन होता है, इसमें वर्णन किया जाता है। जो साहित्यकार होता है वह जीवन के विभिन्न पक्षों का इसमें वर्णन करता है। कहानी की तरह कोई एक पक्ष लेकर के इसका वर्णन नहीं किया जाता है। इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। इसके साथ ही साथ इसमें पाठक को प्रसन्न करने का भी भाव निहित होता है। उपन्यास देखिए बड़ा रोचक होता है। इसमें रचना करते समय साहित्यकार का यह ध्यान होता है कि इसमें मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाए ताकि पाठक का मन इसमें लगा रहे। करने का भाव भी निहित होता है। अब आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। पहले जान लेना चाहिए हम लोगों को कि उपन्यास होता क्या है। उपन्यास शब्द न्यास मूल शब्द में उपसर्ग लगने से बना है, जिसका तात्पर्य उप अर्थात निकट एवं न्यास अर्थात रखना, अर्थात सामने रखना या प्रस्तुत करना, नजदीक रखना। अर्थ यह है कि उपन्यास वह साहित्यिक विधा है जिसको पढ़ने पर पाठक को घटना से तादात्म्य स्थापित हो जाए, अभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी की घटना है, उसी में बिल्कुल विलीन हो जाए। उपन्यास ऐसी साहित्यिक रचना होती है। उपन्यास के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? अनेक प्रांतों में, अनेक बोलियों में किस नाम से इसको अभिहित करते हैं, आइए देखते हैं। अंग्रेजी में इसको नावल कहते हैं। जानने के लिए है, जानिए आप लोग। अंग्रेजी में नावल कहते हैं, बंगाली, हिंदी, संस्कृत में उपन्यास कहते हैं, गुजराती में नवल कथा कहते हैं, तेलुगु में नवला, तमिल में नवल। इस प्रकार से विभिन्न बोलियों के अंतर्गत इसको अलग अलग नाम से हमने आपको इस जानकारी के लिए बता दिया कि जानेंगे आप लोगों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी। परिभाषा देखते हैं हम लोग, उपन्यास क्या है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में उपन्यास के दो तत्वों का संकेत मिलता है। पहला मनोरंजन, दूसरा जीवन के विभिन्न पक्षों की युक्त प्रस्तुतिकरण। उसमें मनोरंजन का भी वो होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए, और जीवन के विभिन्न पक्षों का तार्किक और अच्छे ढंग से उद्घाटन भी होना चाहिए। प्रेमचंद जी ने इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है? उन्होंने कहा है कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा ही उपन्यास है। मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा ही उपन्यास है। इस प्रकार से हमने देखा कि किन विद्वानों ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं उपन्यास के तत्व। परिभाषा से आपको कुछ समझ में आया कि उपन्यास में
कैसी होनी चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए उसमें, और उसके साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पक्षों का उसमें प्रस्फुटन होना चाहिए। प्रेमचंद जी ने क्या कहा है कि इसमें मानव चरित्र का चित्र है, यानी चित्रित होता है उसमें मानव का जो चरित्र है, उसके जो विभिन्न पक्ष होते हैं उन सबको इसमें चित्र के रूप में, शब्द चित्रों के द्वारा पाठक के हृदय में उसको उतार देने का अद्भुत प्रयास साहित्यकार का होता है। श्याम सुंदर दास ने भी देखिए लिखा है, इसमें वास्तविक जीवन का वर्णन तो रहता है, लेकिन साथ ही साथ उसको मर्यादित करने के लिए उसमें कल्पना का भी समावेश होता है, ताकि उसमें रोचकता बनी रहे लोगों की। इस प्रकार से आप लोग उपन्यास को समझ गए होंगे। अब आइए उपन्यास के तत्व हम लोग देखते हैं। उपन्यास के मूलतः 6 तत्व माने जाते हैं। कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण का मतलब चरित्र अर्थात पात्र, तीसरा कथोपकथन, कथोपकथन अर्थात जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं डायलॉग, बातचीत प्रभावकारी होना चाहिए, छोटा, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए उपन्यास में। कथा वस्तु का मतलब जो विषय वस्तु है वह ऐतिहासिक, राजनैतिक, जासूसी से संबंधित, इस प्रकार से कई आर्थिक, कई इसके वो भाग होते हैं, चरण होते हैं। देश काल वातावरण, उपन्यास लेखन में देखिए देश काल वातावरण का भी ध्यान रखा जाता है। भाषा शैली, भाषा और शैली कैसी हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। और उद्देश्य, कोई न कोई एक उद्देश्य को लेकर के ही उपन्यास की रचना की जाती है। इस प्रकार से 6 तत्व हो गए उपन्यास के। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं उपन्यास का उद्भव, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। उपन्यास का उद्भव यूरोप में रोमांटिक प्रेमाख्यानक साहित्यों की प्रेरणा स्वरूप भारतीय साहित्यकारों में उत्पन्न हुआ। भारत में संस्कृत की वासवदत्ता कादम्बरी और 10 कुमार चरितम को उपन्यास की कोट में ही रख करके देखा जाता है। विद्वानों ने इसे उपन्यास की कोट में रखने का संकेत उसमें पाया है कि उसमें उपन्यास के भी संकेत मिलते हैं। कादम्बरी को भारत का पहला उपन्यास भी माना जाता है। हिंदी में उपन्यास का सूत्रपात कब से हुआ, इसके लिए यह जानना होगा, आवश्यक होगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। आइए हम यह जानते हैं कि हिंदी में इसका सूत्रपात कब से हुआ। तो पहले यह जाने कि पहली रचना किसने की, कब की। तो विभिन्न विद्वानों ने प्रथम उपन्यास होने का गौरव अलग अलग कृतियों को दिया है। आइए विद्वान देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त की रचना है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 में लिखी गई, इसको उपन्यास बताते हैं। लेकिन विचारक, आलोचक, अनेक साहित्यकार जो हैं इसको उपन्यास की कोट में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें जो भी उपन्यास के तत्व हैं इन सभी तत्वों का समावेश नहीं मिलता है। दूसरा डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी एक साहित्यकार है, उपन्यासकार हैं। इनकी रचना भागवती, जो कि 1877 में इन्होंने लिखा, इसको पहला उपन्यास स्वीकार किया है। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी पहले इसी को स्वीकार किया था, लेकिन भागवती को ही स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसमें सुधार करते हुए श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु को, जो कि 1882 में लिखा गया है, 1882 में लिखा गया परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना। और बाद के सभी साहित्यकारों ने उसकी रचना धर्मिता और रचनाशीलता, उसके तात्विक विवेचन के आधार पर परीक्षा गुरु को ही, जो कि श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है, इसी को ही पहला उपन्यास माना है। अगर क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए या कोई भी पूछे तो परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास मानेंगे, ठीक, जिसके रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता, जो कि 1891 में लिखी गई। इसको इन्होंने उसकी विशेषताओं के आधार पर पहले को नहीं स्वीकार किया, इन्होंने चंद्रकांता को पहला उपन्यास स्वीकार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम उपन्यास माना। लेकिन यह प्रथम उपन्यास इसलिए विद्वान नहीं मानते हैं क्योंकि यह एक अनुवाद है, अनुवाद किया, अनुदित उपन्यास है।
देखिए इसमें हमने आगे लिखा भी है, अभी हम स्पष्ट कर देंगे। अच्छा, छठवां देखते हैं, श्री शिव नारायण श्रीवास्तव। शिव नारायण श्रीवास्तव ने इंशाअल्लाह खां के द्वारा लिखी गई जो रानी केतकी की कहानी है, इसको उपन्यास की कोट में माना है, प्रथम उपन्यास माना है। जबकि इसका खंडन बाद के विद्वानों ने किया है। उन्होंने क्या कहा है कि इसमें से रानी केतकी की कहानी आधुनिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता है, आधुनिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता है, इसमें सारे तत्व उपलब्ध नहीं है। और पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा मौलिक न होकर मराठी से अनुदित है, अतः इन्हें प्रथम हिंदी उपन्यास मानना अनुचित है। परीक्षा गुरु को साहित्यकारों ने सर्वमान्य प्रथम उपन्यास का स्थान दिया है। परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास अवश्य माना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास तो माना है कि परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है, बोर्ड में पूछा जाए तो ही लिखिए, किंतु किशोरीलाल गोस्वामी को प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार का भी सम्मान दिया है, गौरव प्रदान किया है। किसको? किशोरीलाल गोस्वामी को प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी उपन्यासों की रचना की है, लगभग 65-70 उपन्यासों की रचना की। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यास का माना है और प्रथम जो उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना है। परीक्षा गुरु देखिए सिनेमाचार्य की रचना है। अब आगे देखते हैं, प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा है? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है। हिंदी उपन्यासों की विकास की परंपरा को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेमचंद पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा प्रेमचंद युग और तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक, इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित करके आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उन उपन्यासकारों का नाम हम लोग देखते हैं और उनके द्वारा की गई रचनाओं को हम, जो कि महत्वपूर्ण हैं, उन रचनाओं को हम देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आइए, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हम देखते हैं कौन कौन से हैं। है तो बहुत, लेकिन प्रमुख उपन्यासकार जो देवकी नंदन खत्री जो कि तिलस्मी उपन्यासकार लिखने के क्षेत्र में विख्यात हैं। देवकी नंदन खत्री, तिलस्मी मतलब जासूसी, जादूगरी, भूत प्रेत, इस प्रकार से लिखने वाले उपन्यास देवकी नंदन खत्री हैं। इनकी रचना है चंद्रकांता कब लिखी गई थी? 1891 में, हमने पीछे पढ़ा। चंद्रकांता संतति भी एक उपन्यास है जिसमें 24 भाग हैं। चंद्रकांता संतति में 24 भाग हैं। कुसुम कुमारी देवकी नंदन खत्री की रचना है, उपन्यास है कुसुम कुमारी, कटोरा भर खून, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, भूतनाथ इनकी ऐसा उपन्यास है जो कि इनके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है, इनके पुत्र ने इसको पूर्ण किया। ये 6 भाग ही केवल लिख पाए थे। इसमें 21 भाग हैं जिसमें से 6 भाग ही इन्होंने लिख पाया था, तब इनकी मृत्यु हो गई। शेष 15 भाग इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था। ये देखिए, कहानी के रूप में आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद भी होता चलेगा और आपको अनेक छोटी छोटी चीज़ें भी जानकारी में रहेंगी। दूसरे हैं गोपालदास गहमरी भी जासूसी उपन्यास लिखा करते थे। जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। 200 से अधिक उपन्यासों को की रचना इन्होंने किया है। जासूसी उपन्यास लिखने के जन्मदाता भी माने जाते हैं गोपालदास गहमरी। इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, ये देखते हैं। गुप्त भेद, अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून। देखिए, जितने भी उपन्यास हैं, चाहे गोपालदास गहमरी के हों, देवकी नंदन खत्री के हैं, ज़्यादातर इसमें जासूसी नाम दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन लोगों ने तिलस्मी जासूसी से संबंधित उपन्यास लिखने का श्रेय प्राप्त किया है। अब आइए तीसरा देखते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी का है हृदयहारिणी, लवंगलता व आदर्श बाला, सौभाग्यश्री, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, अंगूठी का नगीना, तिलस्मी शीश महल आदि। अब इसके बाद आगे कौन है?
देखिए भारतेंदु युग से जो भारतेंदु युग में भी ये जो साहित्यकार रहे हैं वो भारतेंदु युग से पहले भी उपन्यासों की रचना की है और चीज़ों की रचना की है। साहित्य की अन्य विधाओं में भी रचनाएं की हैं। देखिए पूर्व प्रेमचंद युगीन में ये सब देखिए भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं, है ना। तो किशोरदास गोस्वामी हो गए, बालकृष्ण भट्ट का देखिए इनका 3 उपन्यास है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक जान 100 सुजान। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह इन्होंने श्यामा स्वप्न नाम का उपन्यास लिखा। राधा कृष्णदास इन्होंने निस्सहाय हिंदू नाम से एक उपन्यास लिखा, बहुत फेमस प्रसिद्ध। गंगा प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज चौहान नामक उपन्यास की रचना की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास इन्होंने लिखा। रामनरेश त्रिपाठी वीरांगना नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा। लज्जाराम मेहता का है धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श हिंदू, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी पूर्व प्रेमचंद युग में अगर शामिल कर देते हैं तो इनकी रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। देखिए पूछा जाता है अनामदास का पोथा, ये कई बार प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रश्नोत्तर में आया है, आपसे पूछा गया है। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, तो ये सब महत्वपूर्ण हैं, इन सबको अवश्य याद करिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लीजिए और बालकृष्ण भट्ट का याद कर लीजिए, देवकीनंदन खत्री का याद कर लीजिए, ये सब महत्वपूर्ण है सब। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रेमचंद योगीन उपन्यासकार। प्रेमचंद के युग में कौन कौन से उपन्यासकार हुए, वो तो पहले के हो गए। अब आइए देखते हैं। हिंदी उपन्यासों के विकास में प्रेमचंद का सर्वाधिक योगदान रहा है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट का भी देखिए बंगला कथाकार ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट की भी उपाधि को हाँ देखिए आगे लिखे भी हैं। फिर से बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहा है। प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी रचनाएं आइए हम देखते हैं। प्रेमचंद पहले लेते हैं। प्रेमचंद देखिए, प्रेमचंद पहले इसमें उर्दू में लिखा करते थे, फिर बाद में उसका अनुवाद किया करते थे, हिंदी में अनुवाद कर दिया करते थे। इस प्रकार से इन्होंने पहले लिखने का जो वो किया प्रारंभ किया था उर्दू में किया था। ठीक, अब इनकी आइए हम देखते हैं। जैसे पहला है असरारे माआबिद, इसका हिंदी में देवस्थान रहस्य। हम खुरमा व हम सबाब प्रेमा के नाम से बाद में इन्होंने किया। फिर बाद में इसी का अपरिवर्तित रूप परिवर्तन करने के बाद प्रतिज्ञा नाम से इसको फिर प्रतिज्ञा नाम से एक उपन्यास लिखा। प्रेमा प्रतिज्ञा हो गया। फिर कृष्णा नाम से इन्होंने फिर बाद में देखिए इसका उर्दू में वो किया गबन ना, कृष्णा नाम से लिखा था। फिर गबन, फिर जलवायु इशार इसका वरदान नाम से इन्होंने उपन्यास हिंदी में परिवर्तन किया। फिर बाजारे हुस्न जो कि आज सेवा सदन के नाम से देखिए प्रचलित है। बाजारे उर्दू में जो लिखे थे तो बाजारे हुस्न इसका नाम था, सेवा सदन। प्रेमाश्रम ये जो है प्रेमाश्रम, ये पहले लिखे थे हिंदी में, ये हिंदी में ही लिखा गया था पहले से ही। प्रेमाश्रम, गोसाई आफियत नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया इन्होंने। रंगभूमि, चौगान हस्ती के नाम से इसका अनुवाद किया। तो इस प्रकार से इन्होंने उपन्यास लिखा, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, इसलिए इनको उपन्यास सम्राट का भी उपाधि दिया गया है। एक चीज़ और है आपको बता दें कि प्रेमचंद जी लमही में पैदा हुए थे और इनका जन्म हुआ था 1880 में। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 में हुआ था, लमही में हुआ था। अब इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे। आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम इनके जन्म के बारे में आपको बताएंगे, एक कहानी है, इसको हम आपको बताएंगे। आइए इस युग के दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण ऐतिहासिक नाटक ही रह गया। तो इस प्रकार से इनकी उपन्यास हो गए। आगे हैं इस युग के विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, इन्होंने लिखा माँ,
भिखारणी, संघर्ष। चौथे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र का क्या है भाई, ये देखिए पूछा जाता है, सब इम्पॉर्टेंट है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, चॉकलेट, ये सब इनकी उपन्यास हैं। अगला है ऋषभचर जैन। ऋषभचर जैन, ऋषभचर जैन आप लोगों से नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनका जो उपन्यास है बहुत ही सामाजिक और लोगों के लिए प्रिय है, इसको जरा सा देखते हैं। पैसे का साथी, वेश्यापुत्र, मैखाना, दिल्ली का कलंक। इसके बाद इस युग में है सिया राम शरण गुप्त, इनकी रचना है गोंद, अंतिम आकांक्षा, नारी। ये इस काल के प्रमुख उपन्यासकार रहे और इनके उपन्यास रहे। इसके अलावा भी और लोग हैं, आइए हम देखते हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह, इन्होंने लिखा राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चाटा, ये प्रमुख इनके उपन्यास हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके जो उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे। चोटी की पकड़ और काले कारनामे, अप्सरा, अलका, निरुपमा, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूछे जाते हैं। अब आइए गोविंद वल्लभ पंत देखते हैं। इन्होंने सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी नाम से उपन्यास लिखा। भगवती प्रसाद वाजपेयी इस युग के प्रेमचंद युगीन सब हैं उपन्यासकार। भगवती प्रसाद वाजपेयी, इन्होंने लिखा अनाथ पत्नी, प्रेम पथ, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, चलते चलते, टूटते बंधन। इसे इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा काल आता है वह प्रेमचंदोत्तर काल है, या इसमें हम और लिख सकते हैं प्रेमचंदोत्तर काल और आधुनिक उपन्यासकार भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। हमने लिख दिया है सबको। प्रेमचंदोत्तर युग या आधुनिक उपन्यासकार, इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। जैनेंद्र कुमार, जैनेंद्र कुमार का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, मुक्तिबोध, विवर्त। इलाचंद्र जोशी की कौन सी रचना है, आइए देखते हैं। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जहाज का पक्षी, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद, देखिए यहाँ पे छूट गया है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी रचना क्या है भाई, ये प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। जैनेंद्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञे की उपाधि कौन दी थी, अज्ञे का नाम किसने दिया था, अज्ञे नाम से किसने इनको संबोधित किया था, जैनेंद्र ने। जैनेंद्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञे नाम से संबोधित किया था। इनकी रचनाएं क्या है भाई, देखते हैं। अज्ञे जी की शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इसके अलावा अब आए प्रेमचंदोत्तर महत्वपूर्ण जो उपन्यासकार हैं, विष्णु प्रभाकर, ढलती रात, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी, संकल्प, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब आइए भगवती चरण वर्मा को देखते हैं हम। इनकी है चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भोले बिसरे चित्र, सबह नचावत राम गोसाई, थके पाँव। सबह नचावत राम गोसाई, थके पाँव। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए सब महत्वपूर्ण इस प्रेमचंदोत्तर युग के साहित्यकार हैं, इन सब से पूछे जाने की संभावना बनती है। अब देखते हैं उपेंद्रनाथ अश्क, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख। लक्ष्मी नारायण लाल ने कौन से उपन्यास लिखे, धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप।
बया का घोंसला और सांप, धरती की आंखें। आइए वृंदावन लाल वर्मा को हम देखें, इम्पॉर्टेंट है। विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, अहिल्याबाई। विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, अहिल्याबाई। रांगे राघव ने मुर्दों का टीला, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, विषाद मठ, ये इनके उपन्यास रहे। अमृतलाल नागर, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, करवट, अमृत और विष, ये पूछा जाता है। अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, मानस का हंस, खंजन नयन, ये अमृतलाल नागर के उपन्यास है। फलेश्वर नाथ रेणु, जिन्हें आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता भी माना जाता है, आंचलिक उपन्यास का माना जाता है। इनकी प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे। आगे देखिए, ये लंबी श्रेणी, इसमें बहुत सारे हैं, हमने आपको महत्वपूर्ण जो हैं बस उन लोगों को लिया है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, ये पूछा जाता है, राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल। शैलेश मटियानी ने कौन सा उपन्यास लिया? कबूतर खाना। राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, ये पूछा जाता है कि जंगल के फूल उपन्यास के रचयिता कौन है, के लेखक कौन है। जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, ये इनके उपन्यास हैं राजेंद्र अवस्थी के। इसके बाद यशपाल का है दादा कामरेड, देशद्रोही। अमरकांत वर्मा का सूखा पत्ता। देखिए, हाँ ये देखिए, हमें याद आ रहा था ना, यहाँ लिखे हुए हैं। श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत वर्मा को, श्रीकांत शुक्ल कहाँ चले गए भाई? श्रीलाल शुक्ल कहाँ है? ये श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत जी को 2011 का सामूहिक संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब आइए आगे देखते हैं। भीष्म साहनी का तमश, ये देखिए टीवी सीरियल भी आया था तमश नाम से, ये पूछा जाता है तो तमश उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। झरोखा, बसंती। इसके बाद है प्रभाकर माचवे हैं, प्रमुख उपन्यासकार प्रभाकर माचवे। दर्द के पैबंद, प्रभाकर माचवे का दर्द के पैबंद। कमलेश्वर, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर। डाक बंगला और लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास कमलेश्वर के हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा का सफ़ेद चेहरा। मोहन राकेश ने कौन सा उपन्यास लिखा है? अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल। निर्मल वर्मा का, देखिए महत्वपूर्ण है, एक चिथड़ा सुख, ये पूछा जाता है, एक चिथड़ा सुख, ये उपन्यास निर्मल वर्मा का है। अब ये सब तो उपन्यास हमने साहित्यकारों के पढ़े, प्रमुख जो साहित्यकार थे और प्रमुख उपन्यासों के बारे में पढ़ लिया। और इसका एक पक्ष है दलित उपन्यास। उपन्यासों में एक पक्ष आता है दलित उपन्यास, जिसमें दलितों के जीवन से संबंधित उनकी समस्याओं के बारे में, उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने का प्रयास साहित्यकारों ने किया है। आइए हम देखते हैं। रामजी लाल इन्होंने बंधन मुक्त नाम से एक उपन्यास लिखा। कब लिखा था? 1954 में। इसको प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है, लेकिन कुछ जो आलोचक हैं इसको प्रथम उपन्यास नहीं मानते हैं। इसके स्थान पर जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया छप्पर उपन्यास को प्रथम दलित उपन्यास मानते हैं। ठीक, अब आइए इसके बाद आगे कौन कौन से उपन्यास दलित उपन्यास लिखे गए हैं? बहुत सारे लिखे गए हैं, कुछ आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं। प्रेम कपाड़िया ने मिट्टी की सौगंध नाम से उपन्यास लिखा है, दलित उपन्यास। प्रेम कपाड़िया ने मिट्टी की सौगंध है। मोहनदास नैमिषराय ने मुक्ति पर्व, वीरांगना झलकारी बाई, मुक्ति पर्व नाम से लिखा है, वीरांगना झलकारी बाई नाम से लिखा है। किसने? मोहनदास नैमिषराय ने। अब केनाथ एक दलित उपन्यासकार हैं, उन्होंने क्या लिखा था? पलायन नाम से उपन्यास लिखा। और अभय मौर्य ने मुक्ति पथ नाम से उपन्यास लिखा। ये दलित उपन्यास थे।
जिसमें दलितों के जीवन से संबंधित उनकी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास साहित्यकारों ने किया है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे और जो महत्वपूर्ण उपन्यास थे, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आप लोग इसके बारे में, उपन्यास के बारे में कहानी की तरह जैसे हमने आपको पढ़ाया, उसी प्रकार से आप लोग 2 बार 3 बार सुनिए और अच्छे से उसको याद कर लीजिए। प्रेमचंद के बारे में हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे। तो जहाँ तक याद आ रहा है हम आपको बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ वह 31 जुलाई 1880 को हुआ था, लमही में हुआ था। और इनका प्रारंभिक नाम, जिसे हम लोग कहते हैं कि कोई आता है, पंडित आते हैं, उसको राशि देख करके उसका जो नाम रखते हैं, तो उसके आधार पर इनका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था धनपत राय। धनपत राय रखा गया था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। ठीक, इनका नाम जो था धनपत राय और श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव था। और इनके जो चाचा ताऊ थे, चाचा वगैरह किस नाम से बुलाते थे इनको? नवाब राय के नाम से बुलाते थे। नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद को बुलाते थे। और इनके मित्र वगैरह किस नाम से बुलाते थे? बम्बक। अब देखिए इनके 3 नाम हो गए ना, कौन कौन से? धनपत राय, नवाब राय और बम्बक। बम्बक हो गया। ठीक, और ये इनकी 3 बहनें भी थीं। 2 बहनें तो बचपन में ही मर गई थी। देखिए हम कहानी के रूप में आपको बता रहे हैं कि इनकी 2 बहनें तो पहले ही मर गई थी। एक बहन इनकी बची हुई थी जिसका नाम था सुग्गी। उसका नाम था सुग्गी। इनकी माता का नाम था आनंद देवी। आनंद देवी माता का नाम, पिता का नाम अजायब राय। ये देखिए जीवन परिचय के रूप में भी आपको काम देगा, है ना। अजायब राय इनके पिता का नाम था और माता का नाम आनंद देवी था। प्रेमचंद आर्य समाज के, प्रेमचंद जो हैं वो आर्य समाज के समर्थक थे। प्रेमचंद आर्य समाज के समर्थक थे। इनका 2 विवाह हुआ था। पहला विवाह सफल नहीं हुआ तो इनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी के साथ हुआ था। शिवरानी देवी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ था। ठीक है। और इनके 3 बच्चे भी थे। उन 3 बच्चे पैदा हुए थे इनके। तो जैसे पहले का नाम था श्रीपत राय, दूसरे का नाम था अमृत राय और तीसरी पुत्री थी कमला देवी। तीसरी कमला देवी। इनका जो दूसरा विवाह हुआ था वह एक पत्रिका निकलती थी, किस नाम से? जमाना नाम से। जमाना नाम से पत्रिका निकलती थी। उसके संपादक थे दयानारायण निगम। एक पत्रिका निकलती थी जमाना नाम से, जमाना के संपादक थे दयानारायण निगम। उनकी पुत्री थी शिवरानी देवी। उनसे इनका दूसरा विवाह हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार से इनके बारे में हमने जो सामान्य जानकारियाँ थी हमने आपको दिया। और इनकी मृत्यु 1936 में हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये हमने संक्षेप में कुछ जानकारियाँ दिया। आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिए और आगे हम लोग कल कहानी के बारे में, हिंदी साहित्य की जो अगली विधा है, महत्वपूर्ण विधा कहानी के संदर्भ में हम लोग जानकारी लेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक, धन्यवाद।